हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत कर आपके अपनी चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज फिर मैं नया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि भाषा साहित्य से ही है। और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न पत्र हैं सभी एग्जामों में। तो देखते हैं कि भाषा साहित्य से किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, चाहे वो बोली से हो, देवनागरी लिपि से हो या अन्य किसी भी हो क्षेत्र से। तो भाषा संबंधित जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, ये घटना चक्र का बुक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो मैं इसलिए करवा रही हूँ इसको क्योंकि ये आपके यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का एग्ज़ाम और 2025 जनवरी में एग्ज़ाम होगा। हालांकि मुझे लगता है कि जनवरी में ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेशन लेट चल गया है, कह सकते हैं। क्योंकि एक बार तो पेपर ही लीक हो गया यूजीसी नेट का, और फिर जो है लेट से एग्ज़ाम हुआ, फिर लेट से रिजल्ट आया। अभी तक दिसंबर वाला आपका फॉर्म आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो रिजल्ट ही आया है। तो देखते हैं कि कब तक आता है। और ये बीपीएससी टीआरई 4 जैसा कि अब पूरी वैकेंसी का लिस्ट भी निकल कर सामने आ गया है कि आपका एग्ज़ाम होना है अब। तो उसके लिए आप बिल्कुल से एकदम लगे रहें उस पर और सफलता हासिल करें। तो चलिए, पहले ही मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है भाषा संबंधित प्रैक्टिस सेट, मैंने करा रखा है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखें। और मैं एक ऑलरेडी पहले वीडियो PYQ के भी डाल चुकी हूँ, तो वो भी देख लें साथ ही। और चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप देख पाएँ, इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए, तो बिना विलम्ब के सीधे चलते हैं आज के प्रश्न पर। और जैसा कि कल हम लोगों ने 25वें प्रश्न तक देखा था, ठीक है, और आज जो है उसके आगे देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है तो पहला प्रश्न है कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। तो भारत की जो संपर्क भाषा है वह हिंदी है। और ये देखिए कि KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि यहाँ से मैंने जो पिछला वीडियो करवाया उसमें देखा कि कितने ही प्रश्न आपके TGT PGT BPSC TRE 3rd में पूछा गया यहाँ से। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ये वीडियो। तो ज़रूर से देखें, इसे स्किप ना करें बिल्कुल भी। चलिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ये शोर श्रेणी से हुई है, और इसमें 5 उपवर्ग में डिवाइड हुआ है। और ये PGT में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2011 में पूछा गया है। और देख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है उसमें लिखा गया कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश की शोर श्रेणी, अर्धमागधी और मागधी रूपों में हुआ है। तो ये सभी को पता ही होगा जो हिंदी क्षेत्र से है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर भी दिख गया साथ में, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो अगर मैं इसे छुपा देती हूँ तो कोई नहीं, आप जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही चल जाएगा, और जिन्हें नहीं पता है वो जान जाएंगे। इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट आपको यहाँ पर हल सहित करवा रही हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये PYQ है, और ऐसे अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लाती तो वो उतना अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं डायरेक्ट बुक ही करा रही हूँ, क्योंकि आपको इसका हल भी देखना है चारों ऑप्शन के साथ। तो ये मशनवी शैली नहीं होगा, ठीक है। आपका शैली जो होगा हिंदी का संस्कृत निष्ठ हिंदी हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा, हिंदुस्तानी हो जाएगा। लेकिन ये जो मशनवी शैली है, अगर आपको याद हो तो ये मशनवी शैली जो है सूफी संतों की शैली थी, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका नहीं हो जाएगा। ये देखिए KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में ये है, और ये फारसी की शैली है, ठीक है, मशनवी शैली जो कि प्रेम मार्गी काव्यों की थी। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे आपको बताना है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, जी नहीं, भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती।
भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, बिल्कुल होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये तो सभी को पता होगा। और देखिए कि टीजीटी परीक्षा 2001 में ये पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी विशेषताओं को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनकी कुछ विशेषताओं को यहाँ पर दिया गया है। देखिए भाषा की विशेषताएं, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनतम से सरलतम की ओर जाता है, और भाषा की क्षेत्र सीमा होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन के सीधे जो संबंध हैं वो जुड़े हुए हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, लेकिन भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाती, ये आपको ध्यान में रखना है। और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। हम बचपन से ही देखते हैं कि बच्चे अनुकरण करते हैं, उसी तरह भाषा का भी अनुकरण होता है। भाषा भी अनुकरणात्मक होती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इस तरह जो भाषा है वो संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है वो नहीं होती। तो इन सभी विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है, पूछी जाती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो ये बोलियों से है अब संबंधित, किस तरह से आए यहाँ से प्रश्न हिंदी की बोलियों से। तो किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में। तो अगर किसी सीमित क्षेत्र में अगर बात की जाए तो ये बोली हो जाएगा आपका, क्योंकि सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। और ये पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछी गई है। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा होती है वो बोली के तौर पे जानी जाती है। और उपभाषा का क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है, इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं, तो ध्यान रखना है। उपभाषा जो है जो बोली से बड़ी होती है, और उपभाषा के ही अंतर्गत बोली आती है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली नहीं है तो मारवाड़ी हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा, मालवी हो जाएगा। लेकिन ये बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, जो कि बुंदेली है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है। और ये देखिए कि पीजीटी 2011 में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए बुंदेलखंड में बोली जाती है, और बुंदेली जो है राजस्थान के अंतर्गत नहीं आएगी, तो ध्यान रखना है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो मैथिली बोली जो विदित है कि विद्यापति द्वारा ये प्रसिद्धि प्राप्त है। और एक कवि का मैंने नाम लिया था कि मैथिली में उन्होंने बड़ी ही प्रसिद्धि नाम कमाई है और प्रसिद्ध किया है मैथिली भाषा को। तो अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से कवि थे, और काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं वो। अगर मान लीजिए कि आपको विद्यापति भी दे दे, लेकिन ये मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेकिन आपको अगर ये पूछा जाए कि मैथिली बोली को या भाषा को किसने प्रसिद्धि दिलाई है, तो आप फंस जाइएगा, और वहाँ पे भी आप विद्यापति लगा के आ जाइएगा। तो आप जरूर से देखिएगा कि वो कौन से हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो पता होगा आपको। और ये देखिए टीजीटी ये परीक्षा 2010 में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। और इनके कुछ जो है पदावली इन्होंने जो लिखा है, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है इसमें, और ये मैथिली भाषा में लिखे हैं, इसलिए ये मैथिल कोकिल जो है पदावली के कारण ही ये कहलाए हैं। हालांकि इन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं की है, जो कि शिव सरस्वार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा इत्यादि। और पुरुष परीक्षा काफ़ी प्रसिद्ध इनकी है, संस्कृत में अगर बोलूँ तो ये पूछी जाती है। और अवहट में रचित इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में ये पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, और यही प्रसिद्धि का आधार भी बना इनका आगे चल के। तो इस तरह इनके बारे में छोटी सी आपको जानकारी भी रखनी है, कहीं से भी प्रश्न पूछी जा सकती है। चलिए अगला है कि अंगिका किस राज्य की बोली है? तो किस राज्य की बोली है अंगिका? तो अंगिका जो है ये बिहार की है, ठीक है, बिहार की है। तो ये नेपाल के तराई होने वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा है। और बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर में बुंदेली, जो अभी मैंने देखा कि बुंदेली बुंदेलखंड की
सीमाओं से सटे हैं बुंदेली भाषा बोली जाती है, तो ये ग्वालियर में बोली जाती है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जलौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्र में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दामोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर पे बताया। ये काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तो इसीलिए कनेक्ट है एक दूसरे से ये। चलिए अगला प्रश्न है कि झांसी, जलौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो अभी जैसा देखिए, और ये जो है ये कहाँ पूछा गया कि यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में ये पूछा गया है। तो यहाँ बुंदेली अभी जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली इनमें से कौन है। तो पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है वो कौन है। और देखिए ये 2 जगह में पूछी गई है, टीजीटी परीक्षा 2003 में और पीजीटी में सेम वही प्रश्न पूछे गए हैं 2003 में। तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये ब्रजभाषा जो कि समृद्धि भक्ति काल में इसका पूरा विकास हुआ था, ब्रजभाषा का रीति काल में भी। तो ये पश्चिमी हिंदी की जो है सर्वाधिक प्रमुख बोली, जो प्रसिद्ध बोली थी, मानी जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं, और देख लीजिए यहाँ पर कुछ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक जो प्रमुख बोली है ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना नाम पशुओं या गौओं का समूह या कि चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाने लगी। इसका विकास जो है शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि किस रूप में हुआ है तो आप फंस जाइएगा वहाँ पर। तो ये मध्यवर्ती रूप में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ब्रजभाषा का जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, और यहाँ से प्रश्न आपको देखने मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत ही संपन्न है, और हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है, जैसे सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर, ये प्रमुख कवि हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है इन कवियों के नाम को भी, क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ब्रजभाषा से संबंधित कवि हैं या फिर ब्रजभाषा से संबंधित नहीं, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो अगर इनकी सीमा क्षेत्र का आपको पता नहीं होगा तो आप फंस जाइएगा वहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में, देखिए दक्षिणी रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है, और इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर की याद रखना है, दुर्ग, कांकेर आदि में है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है। तो देख सकते हैं नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ देखिए सरगुजा दिख रहा है आपको, और ये सरगुजा दिख रहा है आपको। तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में इसका विकास हुआ है। तो धौलपुर में तो ब्रजभाषा का क्षेत्र है, तो बी ऑप्शन ही आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रजभाषा है क्या है, तो ये पश्चिमी हिंदी से अवतरित हुआ है। ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और ये टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में यानी कि दोबारा से हुआ होगा, तो ये यहाँ पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि खस, खुरा या गुरखाली क्या है। तो खस, खुरा या गुरखाली जो है ये नेपाल की राजभाषा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, नेपाल की जो राजभाषा है खस, खुरा या गुरखाली होता है। और ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। और देखिए कि नेपाल की राजभाषा जो है नेपाली को पर्वतिया गुरखाली, देखिए पर्वतिया ये भी नाम है, गुरखाली
खसखुरा। तो ये तीनों नामों को आप ध्यान में रखना है आपको। उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो ये अवधी, ठीक है, अवधी उकार बहुला मानी जाती है। और भोजपुरी जो है इकार बहुला हो जाएगा। तो कृष्णदत्त, चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता उतना। आगे है कि ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैनी गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेति परुतु है, कैसे कहीं रचहूँ बिहाय हो बिहाव रे। उक्त गीत किस बोली का है? और ये पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो ये अवधी बोली से अवतरित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो यह ब्रजभाषा से है ध्रुपद, और ये टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया है। अगला है कि सही युग्म चुनना है। तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, ये तो सही है। बिहारी हिंदी है, मारवाड़ी ये गलत हो जाएगा, मारवाड़ी तो राजस्थानी से निकली हुई है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली बिल्कुल नहीं, पूर्वी हिंदी से तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आई है। और पहाड़ी हिंदी से बघेली बिल्कुल नहीं, ये तो आपने अभी बता दिया मैंने, तो ये ही आपका राइट होगा, बाकी गलत है। तो देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे तो मैंने बता दिया वही है। तो चलिए टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। और ये केवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो कौन सा? कहने का अर्थ ये है, देखिए किस तरह प्रश्न को पूछा गया है। और ये जो है आपका टीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो रूप नहीं है, तो ये रूप देखिए कि क्वेश्चन को किस तरह घुमा के पूछा गया है। ये भी बोल सकता था कि कौन सी भाषा या बोलियां कौन सी भाषा से संबंधित है, लेकिन रूप नहीं है पूछा जा रहा है। तो वैसे तो क्वेश्चन देख के आप समझ ही जाएंगे। तो ये अवधि ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आई है। और भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीनों जो हैं ये आपके बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ये भोजपुरी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सारे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगे, जैसा कि अभी बताया मैंने। और ये पीजीटी टीजीटी परीक्षा 2002 में भी और 2010 में सेम प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, ठीक है, हाँ पूर्वी हिंदी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। पश्चिमी हिंदी का तो मैंने बता दिया, और पहाड़ी और राजस्थानी भी बता दिया मैंने, और टीजीटी 2004 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो ये बघेली ही नहीं होगा, बाकी कन्नौजी, बज्र और खड़ी बोली ये सारे आएंगे। 5 बोलियां हैं इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो ये जो है बघेली ही नहीं होगा। देखिए कितनी बार रिपीटेड है ये प्रश्न, और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय जो है पीजीटी 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको जो है बोलियों को
अच्छे से देखना है, उस पर पूरा कमांड बनाना है कि कौन सी बोली जो है किस भाषा से निकली है और किस उपभाषा में विकसित हुई है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं और यहाँ से 2 प्रश्न ऑलरेडी रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी ये सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देख लीजिए, फिर पूछा गया है, वही एकदम सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया है। और ये 2012 में आश्रम पद्धति जो है प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी आते हैं, लेकिन बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो देख लीजिए, एक ही प्रश्न को कितनी बार रिपीट किया गया है, आपको ध्यान में रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो आज के लिए बस इतना ही। आज फिर हम लोगों ने 25 प्रश्न देखा जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी बोलियों से और भाषा से। तो यहाँ से प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखना है और उसी तरह से अपना तैयारी को जारी रखना है, आगे प्रिपरेशन रखना है और एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच पाए और आप इसका लाभ ले सकें और बने रहें मेरे साथ आगे के प्रिपरेशन के लिए। डेली यहाँ पर PYQ मैं कराने वाली हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ।